और सीएम 3 साल 358 दिन का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और धामी ने सबसे लंबा मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा किया है। उत्तराखंड बीजेपी में सबसे लंबा सीएम का कार्यकाल उन्होंने पूरा कर लिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत से आगे निकल गए हैं पुष्कर सिंह धामी। एनडी तिवारी के नजदीक पहुंचे हैं सीएम धामी। त्रिवेंद्र रावत 3 साल 357 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे। सीएम धामी उत्तराखंड के इतिहास में दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। पहले स्थान पर कांग्रेस के पंडित नारायण दत्त तिवारी, जिन्होंने 2002 से 2007 तक का कार्यकाल पूरा किया था। और अब सीएम धामी ने इन सभी जो रिकॉर्ड थे उसको ध्वस्त करते हुए वो पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। यानी कि उत्तराखंड के इतिहास में अब तक सीएम की गद्दी पर, सीएम की कुर्सी पर सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले व्यक्ति बन चुके हैं उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एनडी तिवारी का जो रिकॉर्ड था वो भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो रिकॉर्ड था वो भी उन्होंने तोड़ दिया है। और अब वो सबसे ज्यादा लंबे समय तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके हैं और अभी भी बदस्तूर उनकी ये पारी जारी है। तो एनडी तिवारी के नजदीक पहुंचे हैं और सीएम धामी का 3 साल 358 दिन का कार्यकाल पूरा हो चुका है। धामी ने सबसे लंबा मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा कर लिया है। उत्तराखंड बीजेपी में सबसे लंबा सीएम कार्यकाल का उन्होंने पूरा किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत से आगे निकले हैं पुष्कर सिंह धामी। हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी हमारे साथ जुड़ गई हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। दीपिका, पुष्कर सिंह धामी की अगर हम बात करें तो बतौर मुख्यमंत्री उनका ये लंबा कार्यकाल जो अभी भी बदस्तूर जारी है, वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। किस तरीके से इसको देखा जाए, एक नया रिकॉर्ड अब वो बना चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए सीएम धामी जो हैं उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड भाजपा के लिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मील का पत्थर जो है वो साबित हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो पूरे प्रदेश के दूसरे ऐसे सीएम हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल जो है 3 साल 358 दिन तक पूरा किया है। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत है जिन्होंने 3 साल 357 दिन जो है सीएम पद संभाला था। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उससे पहले एनडी तिवारी जो कांग्रेस के समय में सीएम थे, उन्होंने सबसे ज्यादा जो है सीएम का पद संभाला था। 2002 से लेकर 2007 तक वो सीएम रहे थे। और ऐसे में इसके बाद जो है सीएम धामी ऐसे सीएम हैं जो लंबे कार्यकाल जिनका है और दूसरे नंबर पे वो हैं। ऐसे में अगर हम उनके कार्यकाल की बात करें तो कई उपलब्धियां उन्होंने उत्तराखंड के लिए जो है हासिल की है। पूरे प्रदेश की जनता को उसका लाभ जो है पहुंचाया है। चाहे हम यूसीसी की बात करें, चाहे हम नकल विरोधी कानून की बात करें, और तमाम ऐसी कार्य योजनाएं हैं, विकास योजनाएं हैं जिनका लाभ जो है उत्तराखंड को मिला है। और वो पहली बार ऐसा हुआ है पूरे देश में यूसीसी लागू करने वाला भी उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सीएम धामी का जो कार्यकाल है वो कहीं ना कहीं मील का पत्थर तो साबित हुआ है और उत्तराखंड के लिए काफी सफलतापूर्वक जो है उनका कार्यकाल ये रहा है। जी बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो धामी धाकड़ उनको कहा जाता है, धाकड़ धामी इसलिए कहा जाता है कि जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम कई बड़े और कड़े फैसले उनके नेतृत्व में लिए गए, उसके लिए वो जाने जाते हैं। और उनकी ये पारी अभी भी बदस्तूर जारी है, आने वाले समय में भी जारी रहेगी। तो उम्मीद की जाए कि अभी तो ये एक ही रिकॉर्ड टूटा है, आने वाले समय में हो सकता है कि कई और रिकॉर्ड्स को ये धाकड़ धामी ध्वस्त करें। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि उनको धाकड़ धामी कहते हैं, हैंडसम धामी कहते हैं, युवा सीएम भी कहते हैं। उन्होंने जिस तरीके से यूकेटीप्लसी पेपर लीक मामले में एक के बाद एक करके बड़ी कार्रवाइयां की और कई नकल माफियाओं को जेल में पहुंचाया, इसी के साथ कई ऐसे नशाखोर हैं जिन पर गैंगस्टर लगा के उनकी घरों की कुर्की की, उनकी पूरी संपत्ति जब्त की। तो कहीं ना कहीं सीएम धामी एक्शन में रहे। और सबसे बड़ी बात जो हरिद्वार में अभी नगर निगम का घोटाला हुआ था, जिसमें उन्होंने ऐसे पहले सीएम होंगे जिन्होंने पहले डीएम को जो है निलंबित किया है। उसके साथ एक आईएएस पीसीएस जो अधिकारी है वो निलंबित हुए हैं, लेकिन डीएम को निलंबित करने वाले सीएम धामी एक कड़क एक्शन लेने वाले सीएम रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि उनका कार्यकाल एक्शन भरा रहा है, धाकड़ भरा रहा है, इसीलिए शायद उन्हें धाकड़ धामी कहा जाता है। तो दीपिका, क्या बीजेपी में अब कोई जश्न की तैयारी हो रही है? जिस तरीके से अब धाकड़ धामी जो है वो एक रिकॉर्ड जो है वो बना चुके हैं और आने वाले समय में, जैसा कि मैंने भी कहा, आपने भी कहा कि हो सकता है कि कई और रिकॉर्ड वो बनाएं, तो क्या बीजेपी में इसे लेकर जश्न की तैयारी है और किस तरीके की सुगबुगाहट इस वक्त देखने को मिल रही है? चलिए, इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं। दीपिका, हम आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी जो कि देहरादून से आपको हम दे रहे हैं। ओएनजीसी में आज सीएम धामी का कार्यक्रम है और ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर मीट कार्यक्रम है,
देश झुकने नहीं दूंगा कार्यक्रम में सीएम लेंगे हिस्सा। देहरादून के मसूरी डायवर्जन स्थित होटल में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो ये एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ONGC का ये कार्यक्रम है जिसमें सीएम धामी शिरकत करने वाले हैं, शामिल होंगे। ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर मीट कार्यक्रम है। देश झुकने नहीं दूंगा कार्यक्रम में सीएम धामी भाग लेंगे और देहरादून के मसूरी डायवर्जन स्थित होटल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एक बार फिर से आपको दीपिका भंडारी जो हमारी संवाददाता हैं उनके पास ये चलते हैं, लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। दीपिका, इस कार्यक्रम के बारे में ज़्यादा जानकारी दीजिए। कितने बजे मुख्यमंत्री धामी यहाँ पर पहुंचेंगे, क्या कुछ ये कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री के आज दो बड़े कार्यक्रम हैं देहरादून में। पहला जो कार्यक्रम है वो ONGC में है जो IMA के पास है प्रेमनगर में। लगभग 11:10 का समय है सीएम के वहां पर पहुंचने का। जो ये कार्यक्रम है वो ONGC में ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर के जो मीट है उसको लेकर के है। इसमें तमाम जो ऑयल सेक्टर के जो अधिकारी हैं, तमाम जो कर्मचारी हैं वो इसमें पहुंचेंगे और अपने जो अनुभव हैं और किस तरीके से वो ONGC में के जरिए जो है देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसको लेकर के इसमें जो अनुभव है वो साझा किए जाएंगे। सीएम धामी उनको सम्मानित करेंगे। इसके बाद एक कार्यक्रम और है सीएम धामी का मसूरी डायवर्जन स्थित एक निजी होटल में, जिसमें वो प्रतिभा करने वाले हैं और उसमें देश को नहीं झुकने दूंगा यानी कि देश को समर्पित ये कार्यक्रम रहने वाला है। 12:30 बजे का टाइम है। मसूरी डायवर्जन में निजी होटल में कार्यक्रम है जिसमें सैनिक भी पहुंचेंगे, पूर्व सैनिक, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि देश के लिए, न सिर्फ उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक सम्मान देने वाला ये कार्यक्रम सीएम धामी का रहने वाला, जिसको नाम दिया गया है देश को नहीं झुकने दूंगा। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका दीपिका इस तमाम जानकारी के लिए। राज्यपाल सीएम धामी ने किया है हवाई निरीक्षण। जमरानी बांध का हवाई निरीक्षण किया गया, परियोजना का हवाई निरीक्षण किया है, परियोजना पर चल रहे कामों का जायजा लिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल के साथ इसे लेकर चर्चा भी की। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के साथ चर्चा की है। विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति को लेकर ये चर्चा की गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह को आप तस्वीरों में देख सकते हैं और किस तरीके से उन्होंने इस परियोजना की प्रगति की समीक्षा की है, उसकी तस्वीर आप दिखा रहे हैं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि ये योजना पिछले 6 दशक से भी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी कि तराई भाबर की ये योजना धरातल पर उतरे, इसका निर्माण कार्य शुरू हो। लंबा कालखंड बीत गया, कई सरकारें आईं और चली गई, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस योजना को स्वीकृति मिली है और ये योजना जल्दी से जल्दी पूरी हो। 2029 का इसमें लक्ष्य रखा गया है। हमारा प्रयास है कि तय समय पर ये योजना पूरी हो और इस योजना के पूरा होते ही यहाँ तराई भाबर के सिंचाई और पेयजल की समस्या का काफ़ी निदान होगा, काफ़ी आसानी होगी लोगों को। वहीं उत्तर प्रदेश के भी अनेक क्षेत्रों में इसका सिंचाई का पानी पहुँचेगा। निश्चित रूप से ये कृषि के क्षेत्र में भी बहुत काम आने वाली योजना है और पेयजल के क्षेत्र में भी तराई भाबर से लेकर और आगे तक की जो भी क्षेत्र इससे आच्छादित होंगे उन सभी क्षेत्रों को लाभ देने वाली है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनावों पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को नया कार्यक्रम जारी करने का निर्देश भी दे दिया है। अदालत ने सरकार से याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर 3 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। कोर्ट के इस फैसले से सरकार को बड़ी राहत मिली है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव से रोक हटी। हाईकोर्ट का फैसला, सियासत जारी। हाईकोर्ट के फैसले पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव बाधित करने वालों के मंसूबे ध्वस्त। नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा लिया है। 21 जून को घोषित हुए उत्तराखंड पंचायत चुनाव कार्यक्रम पर 23 जून को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिस पर सरकार ने कोर्ट से रोक हटाने का अनुरोध किया था।
हाईकोर्ट में सरकार और याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को चुनाव कराने की अनुमति दे दी। अदालत ने सरकार से याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर 3 सप्ताह के भीतर जवाब देने को भी कहा है। हाईकोर्ट के आदेश से सरकार को बड़ी राहत मिली है। सचिव पंचायती राज ने कहा है कि जल्दी ही निर्वाचन आयोग के परामर्श से चुनाव का नया कार्यक्रम जारी किया जाएगा और चुनाव जुलाई महीने में ही कराए जाएंगे। मुख्य जो इसमें बिंदु ये था कि हमने अदालत से निवेदन किया था कि स्टे को वैकेट कर दिया जाए, तो कोर्ट ने हमारी बात स्वीकार कर ली, स्टे वैकेट कर दिया। अब चुनाव होगा, अपनी तरह से जो है कार्यक्रम जो है इलेक्शन कमीशन जारी करेगा और उसकी तरह से तो आगे चुनाव बढ़े। 3 दिन का केवल डिले हुआ है, अब ये एडजस्ट करना जो है इलेक्शन कमीशन का काम है, कैसे करेगा वो करेंगे अपना। जवाब 3 हफ्ते का हमें समय मिला है, हम जवाब दाखिल करेंगे, फिर मेरिट में सुनवाई होगी। अब इलेक्शन में कोई जो है इसमें वो नहीं है, व्यवधान नहीं है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है, स्टे वैकेट हुआ है और एक हमें नया शेड्यूल जारी करना है, जिसको कि इलेक्शन कमीशन के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इलेक्शन जैसा कि हमने पहले भी कमिट किया था, सरकार का कमिटमेंट था कि जुलाई महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस जुलाई महीने में हम कंप्लीट करने के लिए। कोर्ट का फैसला आने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने शंका जताते हुए कहा है कि चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के लिए कांग्रेस के इशारे पर कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं, लेकिन कोर्ट ने एक तरह से सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पंचायतों में आरक्षण में मनमानी के खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं और कोर्ट का फैसला आने पर इस पर ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं है। कांग्रेस तो पूरे चुनाव पर प्रश्न खड़ा कर रही थी। जहां कांग्रेस पहले कही सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है, चुनाव घोषित हुए। अब तो मुझे ये कहते हुए संकोच नहीं है कि न्यायालय के अंदर इस प्रकार का जो बार बार अपीलें भिन्न लोगों द्वारा करी गई है, कहीं ना कहीं अब मुझे संशय शंका भी होती है कि इसमें कांग्रेस का कोई ना कोई अपना एक रोल है। और आज न्यायालय ने जो भी चुनाव को बाधित करने वाले लोग थे उनको भी एक संदेश दिया है और जो भी निर्णय न्यायालय द्वारा आया वो मोहर है एक प्रकार से सरकार के निर्णयों पर। न्यायालय का निर्णय आ चुका है और जो निर्णय न्यायालय ने दिया है, मैं समझता हूँ कि हम उसको स्वीकार करते हैं। लोगों में इस बात को लेकर के आक्रोश था कि जो आरक्षण सरकार ने किया है वो मनमाने तरीके से किया है। अब न्यायालय का निर्णय आ चुका है, इस परिप्रेक्ष्य में तो ज्यादा मैं कुछ कहूँ तो कदापि उचित नहीं है। सरकार जब भी चुनाव कराएगी, कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये सरकार पर निर्भर करता है कि वो चुनाव कब कराना चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले से उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर मंडरा रहे संशय के बादल हट आए इस पर हैं कि पंचायत चुनाव का नया शेड्यूल कब तक जारी होता है और पंचायतों में आरक्षण के मुद्दे पर छिड़ी सियासी रार पर विराम लगता है या नहीं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। सोनप्रयाग में भारी बारिश के चलते रास्ता बंद हो गया है। मनकुटिया के पास मलबा गिरने से रास्ता बंद हुआ है। रास्ता खोलने के लिए काम लगातार चल रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल को तैनात किया गया है। सोनप्रयाग में फिर लैंडस्लाइड हुई है। रास्ता बंद, राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। सोनप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि मलबा गिरने के चलते रास्ता बंद हो गया है। भारी बारिश के चलते रास्ता बंद हुआ। मनकुटिया के पास मलबा गिरने से रास्ता बंद हुआ है। कार्य करती हुई और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से पहाड़ों से ये मलबा सड़क पर जा गिरा, जिसकी वजह से मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया, बाधित हो गया। और अब जेसीबी के जरिए ये जो बोल्डर यहाँ पर गिरे हुए हैं, इनको हटाने का काम लगातार चल रहा है। मार्ग को एक बार फिर से सुचारू करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से सोनप्रयाग में बारिश हो रही है, उसकी वजह से लैंडस्लाइड हुआ है, भूस्खलन हुआ है और इसके चलते ये रास्ता पूरी तरह से बाधित हो गया, बंद हो गया, अवरुद्ध हो गया। उसके बाद इस रास्ते को खोलने का काम चल रहा है। वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। कई जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश हो सकती है। 29-30 जून को भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका है। चारधाम यात्रियों से सुरक्षा बरतने की अपील की गई है।
तो ये एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। चार धाम यात्रियों से सुरक्षा बरतने की, सावधानी बरतने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अब बारिश का कहीं ना कहीं जो एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है वो भी देखने को मिल ही रहा है। रास्तों वगैरह में थोड़े बहुत दिक्कतें लोगों को आ रही है। हालांकि मशीनरी लगी हुई, वो सब रास्ते साथ साथ खोले भी जा रहे हैं। तो यही है कि जो लोग आवागमन कर रहे हैं वो थोड़ा धैर्य रखें, और जहाँ पर रास्ता बंद है या कुछ इस तरह का तो थोड़ी देर जो इंतज़ार करें सेफ जगह पे। जब रास्ते वगैरह खुलते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। तो बारिश तो जो हल्की से मध्यम है, जैसे मैंने बोला, वो लगातार ही वो चलने वाली है। उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी और बागेश्वर जिलों में देर रात से लगातार मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। बारिश के कारण कई यात्रा मार्ग बंद हो गए हैं, बाधित हो गए हैं और यहां पर खतरा बढ़ गया है, जिससे प्रशासन ने यात्रियों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की चेतावनी दी है। वहीं पचवादून में बीती रात हुई भारी बारिश के बाद यमुना और टोंस नदियां सहित बरसाती नालों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। यमुना नदी के दाग पत्थर बैराज में जलस्तर बढ़ने के चलते आज सुबह बैराज से पानी छोड़ा गया। इस पानी का बहाव अब तेजी से मैदानी इलाकों की ओर बढ़ रहा है, जिससे नदी किनारे बसे लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। सर, हम खड़े हैं विकासनगर तहसील के नाव घाट पर, जहां पर कि आप देख सकते हैं यमुना में जो पानी छोड़ा गया है वो अब यहाँ पर बढ़ा हुआ है और धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्थानीय लोग भी यहाँ पर जो है इस पानी छोड़े हुए पानी को देखने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। बच्चे हो या बूढ़े, सभी पानी देखने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जो ये पानी है, बीती 2 दिनों से जो बरसात हुई उसके बाद जो पानी टोंस नदी और यमुना नदी में जो डाकपत्थर डैम में इकट्ठा हुआ, वो अब डाकपत्थर डैम से छोड़ा जा रहा है। और यह पानी जो है अभी लगातार जो है यहाँ पर छोड़ा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो लहरें हैं वो बयां करती हैं कि तीव्र गति से पानी मैदानी क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। मैं कैमरामैन राजू के साथ परविंदर तुली, हिंदी खबर, नावघाट। सत्यम विहार स्थित दिल्ली गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। एएचटीयू टीम ने छापा मारकर मौके से 3 महिलाओं और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया है, जबकि होटल संचालक फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक ग्राहक से फोन पर डील होती थी और महिलाओं की बाहरी राज्यों से यहां पर महिलाओं को लाया जा सका है। छापेमारी में आपत्तिजनक सामग्री, नकदी बरामद हुई। वहीं कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी टिहरी रितिका खंडेलवाल ने मुनी ढालवाला और चंद्रभागा पार्किंग का निरीक्षण किया। उन्होंने पार्किंग क्षमता मापने, कूड़ा निस्तारण, मोबाइल टॉयलेट्स और पथ प्रकाश की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने नगरपालिका और पुलिस विभाग को यात्रा के दौरान किसी भी असुविधा से बचने के लिए सतर्क रहकर काम करने को कहा है। के तौर पे पड़ता है। कुछ लोग जो लोग ऋषिकेश भी आते हैं, जो लोग नीलकंठ जाते हैं, तो टिहरी जनपद से क्रॉस करते हुए करते हैं। हम लोगों ने उसमें प्रारंभिक बैठक अपने स्तर पे करी थी और एक मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में भी हुई थी। विभागों से हमने प्रस्ताव ले लिए हैं। विभागों के अपने अलग अलग प्रस्ताव आए हैं, पीडब्ल्यूडी के, सिंचाई के, नगर पालिकाओं के। उसको उन प्रस्तावों को एक बार मौके पे मुआयना करते हुए और उनको रैशनलाइज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसी प्रकार से उनको स्वीकृति देंगे और वो काम कांवड़ से पूर्ण हम लोग कर लेंगे। इस संबंध में हम लोग एक बार भ्रमण करके सब कुछ फाइनलाइज करेंगे। सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र हरिद्वार में आयोजित दीक्षांत परेड में 112 परिवहन आरक्षी प्रशिक्षुओं ने कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली है। 21 दिवसीय प्रशिक्षण पूरा करके इन नव प्रशिक्षित आरक्षियों की परेड का निरीक्षण पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण अनंत शंकर ताकवाले ने किया। महिला आरक्षी प्रिया के नेतृत्व में हुई इस भव्य परेड में 6 टोलियों ने अनुशासन और समर्पण का शानदार प्रदर्शन किया। जय हिंद। एटीसी हरिद्वार में 21 दिन का प्रशिक्षण था
परिवहन विभाग के आरक्षियों का आज उसका प्रशिक्षण का समापन एवं पासिंग आउट परेड थी। इसमें लगभग 112 आरक्षियों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ है। विभाग में आरक्षी के पद पे 112 लोग भर्ती होकर आए थे। काफ़ी बड़ा बैच था। हमारी कुल स्ट्रेंथ 205 की है आरक्षियों की, उसमें से 112 आप समझ सकते हैं। तो प्रशिक्षण के लिए हमने पुलिस विभाग से अनुरोध किया था और ये हमारा जो आर्म ट्रेनिंग सेंटर है ये बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट है और इसका नाम है, मतलब हमारे प्रदेश में ही नहीं बाहर भी। तो यहाँ पर हमको पुलिस विभाग ने सुविधा उपलब्ध कराई और इनका 21 दिन का प्रशिक्षण यहाँ किया गया है। आर्म्स की ट्रेनिंग, वर्दी की ट्रेनिंग, प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग, मोटर वाहन की, लॉ एंड ऑर्डर की, ट्रैफिक की, इस तरह की जो ट्रेनिंग्स हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सब यहाँ इनको दिया गया। संपन्न हुआ है आज ये कार्यक्रम। अभी हमें मिल जाएंगे और इनको हम लोग ड्यूटी पर लगा सकेंगे। तो एक तरह से हमारे विभाग के लिए बड़ी उपलब्धि है। और ऐसा हुआ है कि जो हमारे परिवहन आरक्षी हैं, अभी तक हमारे विभाग में परिवहन आरक्षियों की कमी भी थी और 112 कार्मिक और पहली बार हमें 35 महिलाएं मिल रही हैं एक साथ। तो ये परिवहन विभाग का विशेष प्रयास था कि पुलिस, चूँकि एक यूनिफॉर्म वाली हमारी पोस्ट है, तो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, जो सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है, यहाँ पर हम इनका ट्रेनिंग कराएं। और ये पहली बार इस तरह का एक पूरा ट्रेनिंग जो है वो पुलिस विभाग के साथ कराया गया है। 21 दिन का ये शेड्यूल था पूरा, जिसमें पूरी पुलिस ड्रिल के साथ साथ ही जो हमारी विभागीय कार्रवाइयाँ होती हैं, विभागीय नियम और विधि नियम होते हैं, उनके बारे में इनको बताया गया है। तो ये एक कार्यक्रम रहा और जो कि हमने पुलिस की तरह से इस कार्यक्रम को। पौड़ी के डोब, शिकोट और मल्ली गांव में हरेला पर्व और मतदाता जागरूकता अभियान के तहत 300 बेड के पौधे रोपे गए। मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और पौधों की सुरक्षा की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि हरेला पर्यावरण संरक्षण का संदेश है और पौधों की देखभाल जरूरी है। कि निर्देश भी हैं कि ये अभी हमारा बरसात का सीज़न है, तो इसमें हमें पौधरोपण करना है और मतदाता जागरूकता भी इसमें शामिल है। मतदाता जागरूकता के अंतर्गत भी हमने किया है इसको। और दूसरा, इससे आजीविका के रिलेटेड भी इस पौधरोपण को किया है, क्योंकि आज हमने जो पौधा यहाँ पे लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, ये बेड़ू के पौधे लगाए हैं। हमारी एक बेड़ू की यूनिट है जो पौड़ी में चलती है, जिसमें कि हम लोग जो बेड़ू है उससे जैम और चटनी बनाते हैं और जो काफ़ी फेमस प्रोडक्ट हमारे पौड़ी का है। तो इसी को सस्टेन करने के लिए हमने यहाँ पे 300 के लगभग पौधे आज यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं। कांवड़ यात्रा की तैयारी के बीच प्रशासन ने ओवरलोड वाहनों और फिटनेस जांच को लेकर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। तहसीलदार, पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने 50 से अधिक वाहनों के चालान काटे और कई वाहनों को सीज किया। आरटीओ ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन हर मोर्चे पर अलर्ट है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे कि इस क्षेत्र में, क्योंकि ओवरलोड वाहन ज़्यादा चल रहे हैं, इसी के क्रम में आज हमने ये स्पेशल अभियान चलाया है। तो इसमें अभी फेरूपुर आदि क्षेत्र से लेकर सुल्तानपुर आदि क्षेत्र तक हमने टोटल चालान किए हैं, जिसमें लगभग 635 वाहनों के चालान हो गए हैं और लगभग 11 गाड़ियाँ हमारी थानों में बंद कर दी गई हैं। अभी कमी, बहुत सारी गाड़ी में टैक्स परमिट नहीं है, बहुत सारी गाड़ियाँ ओवरलोड चल रही हैं। हालांकि जब हमने कार्रवाई शुरू की तो उसके बाद रोडों में तुरंत 1 घंटे के बाद रोडों में सन्नाटा छा गया, बहुत कम गाड़ियाँ मिल रही हैं। फिर भी जो मेन खामी है ओवरलोडिंग वाहनों की है और इसके अलावा कई गाड़ियों की फिटनेस नहीं है, कई गाड़ियों के टैक्स नहीं है। तो ये अभियान आगे भी हमारा इसी तरीके से चलता रहेगा। ओवरलोडिंग वाहनों की हमको शिकायतें मिलती आ रही थी, तो हरिद्वार और रुड़की के समस्त दल यहाँ पर उपस्थित हैं और अभी तक लगभग 50 वाहनों के चालान किए जा चुके हैं और 11 गाड़ियाँ थाने में बंद की गई हैं। और ये कार्रवाई हमारी आगे भी लगातार जारी रहेगी और ये जॉइंट चेकिंग हम लोग करते रहेंगे ताकि दुर्घटनाओं पे अंकुश लगाया जा सके। यहाँ पर सभी प्रकार के चालान हैं, ओवरलोडिंग से लेकर गाड़ियों की फिटनेस खत्म है, परमिट खत्म है, टैक्स नहीं है, सभी गाड़ियों के चालान किए जा रहे हैं। हल्द्वानी में प्रेमपुर लोशज्ञानी रोड पर 23 जून को हुई गोलीबारी की घटना का खुलासा करते हुए हल्द्वानी पुलिस ने मुख्य आरोपी रोहित मंडोला समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर गठित टीम ने सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से आरोपियों को बेल बाबा मंदिर के पास जंगल से पकड़ा। मुख्य आरोपी के पास से अवैध पिस्टल, 2 मैगजीन और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ।
कि शाम को एक गोली चलने की सूचना पर पुलिस द्वारा तुरंत घटनास्थल पहुंचकर पहले तो घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया था, जिसमें एक व्यक्ति के कमर में गोली लगी थी। उसके बाद पुलिस द्वारा इस पर तफ्तीश शुरू की गई और एफआईआर मिलने पर हमने इसमें एक टीमें गठित की, 3 टीमें, जिसमें कि प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, एक एसओजी इंचार्ज के नेतृत्व में, एक हमारे एसएसआई रोहिता सागर और चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में 3 टीमें बनी थी, जिसमें कि पुलिस द्वारा इनको चिन्हित किया गया। इसमें रोहित मंडोला मुख्य अभियुक्त है और इसके साथ 6 अन्य लोगों को आज गिरफ्तार किया है। रोहित मंडोला के कब्जे से एक देसी पिस्टल बरामद हुई है, एक मैगजीन और एक जिंदा कारतूस मिला है। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर।